नमस्कार दोस्तों। हम नेट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे आज। और यह आपको पता है कि 18 जून 2024 को पेपर हुआ था। दुर्भाग्य से एनटीए ने इसको रद्द भी कर दिया और इसकी जांच भी सीबीआई को दे दी। कल ही मैंने निर्णय किया था कि पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ नेट का। बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस टाइप से इसका सॉल्यूशन करें ताकि हमारा स्कोर जो है बढ़िया हो जाए। और साथ में बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसको किस तरह से टैकल किया जाए ताकि एक बेहतरीन परिणाम निकल सके, क्या सोर्सेज यूज़ किए जाएं। ये सारी बातें मस्तिष्क में थी स्टूडेंट्स के। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैंने निर्णय लिया था कि हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि रात को नोटिफिकेशन दिया एनटीए ने कि इस पेपर को रद्द किया जाता है। तो कई बच्चे निराश भी हुए तो कई खुश भी हुए। निराश वे स्टूडेंट हुए जिनका पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ था, और खुश वे हुए जिनका पेपर ख़राब हुआ बाई चांस किसी कारण से। तो मैं दोनों स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आप लोग ना निराश होइए ना खुश होइए ज़्यादा, क्योंकि ठीक है अगर रद्द नहीं किया जाता तो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत जाती, क्योंकि पेपर आउट हुआ था तो डेफिनेटली लोगों के स्कोर अच्छे ही होंगे। तो जल्दी ही एनटीए करवा देगा। जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई के लास्ट तक ये पेपर करवा देंगे। तो 1 महीने का टाइम है, आप अपना स्कोर और अच्छा कीजिए। पहली बात ये तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अच्छा हुआ तो आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि कम से कम आप अपनी अप्रोच में पेपर को रखते हो। अगर आपका पेपर बाई चांस ख़राब हुआ है तो इससे सीखिए, और अब मैं आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा, उनका ध्यान रखोगे तो आपका स्कोर थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आपके पास एक अवसर है कि आप नेट में अपना एक प्रकार से सर्टिफिकेट लो, तो एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेरा नेट हो गया, है ना। परीक्षा पास करने से एक बूस्ट मिलता है, तो वो एक आपको प्राप्त होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पेपर भले ही रद्द हुआ लेकिन हमारी ये पेपर काम का है। काम का 3 कारणों से। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इतिहास से मतलब है। तो हमारा एक तो इतिहास का ज्ञान बढ़िया होगा कि प्रश्नों को, प्रकृति को समझने में हमें फ़ायदा होगा कि कम से कम पेपर बनता कैसे है। ये चीज़ें हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके फ़ायदा देगी। तो एक तो ये कारण था। अच्छा, हम 100वें प्रश्न पे आ गए ना, पहले प्रश्न पे आते हैं। तो एक तो हमें ये फ़ायदा होगा, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि कम से कम आपको इतिहास को जानने के साथ साथ में ये भी पता चलेगा कि पेपर के अंदर आपके जो क्या क्या स्रोत हम यूज़ कर सकते हैं, क्या करने चाहिए। और तीसरा ये भी पता चलेगा कि हमें ऑप्शंस के अंदर घुस के इसको देखना चाहिए ताकि आगे का नेट बड़े आराम से आपका हो जाएगा। तो नॉलेज एनरिच होता है। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को जब भी कोई पेपर होता है तो उसको लेके 1-2 दिन उसके ऊपर बिता देने चाहिए। उसको एक एक प्रश्न की पूरी चीर फाड़ करनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। तब आपको क्या सीखने को बहुत मिलेगा। तो इस उद्देश्य से हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। तो कट ऑफ वगैरह की तो कोई मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि पेपर वापस होगा। इसलिए मैंने भी पहले तो ये सोचा था कि प्रूफ सहित सोल्यूशन करवाते हैं। फिर मैंने कहा अब कौन इतनी पीपीटी लेगा, क्योंकि इसमें तो एक प्रश्न में 6 विकल्प होते हैं, और 6 ही विकल्प ऐसे होते हैं, 5 विकल्प ऐसे होते हैं, 5 स्क्रीनशॉट अलग अलग चाहिए। तो मुझे बड़ा भरोसा है कि मेरे से जो भी बच्चे पढ़े थे उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जेआरएफ वगैरह देंगे, ये भी तय बात है अगर ठीक से पढ़ा है तो हम पेपर के बारे में बात करेंगे। और मैं कौन से स्रोत रहे, ये प्रश्न की प्रकृति कैसी है, कौन सा सरल प्रश्न है, कौन सा कठिन प्रश्न है, इस पे भी बात करते हुए चलेंगे। तो आप पूरा ध्यान से सुनना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और 1 महीने बाद जब भी वापस नेट की परीक्षा होगी तो आपको उस परीक्षा में ये सॉल्यूशन डेफिनेटली फ़ायदा देगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना और इस पेपर को, मेरी बातों को आत्मसात करने की कोशिश करना। ठीक है, पहला प्रश्न ये था कि आपके जो श्रेणी व्यवस्था है ये क्या है। देखो, ये हम गुप्त काल में पढ़ते हैं, इसको हमने उत्तर गुप्त काल में पढ़ा है, इसको हमने गुप्त से पहले भी पढ़ा है। ये एक सिंपल प्रश्न की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए आप अगर कोई भी दावा करेगा ना, मैं दावा करूंगा तो मेरे कंटेंट में भी है, कोई किताब आर्य दावा करेगी तो उसमें भी है, कोई दूसरे लेखक भी दावा करेंगे तो सब में है। ये ऐसा प्रश्न है जिसको आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ये श्रेणी सिस्टम क्या होता था, व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, बाकी देखिए 3 ऑप्शन मिल ही नहीं रहे, सकटन, मौलवी, आत्माएं, ये भक्ति आंदोलन में चली जाती है। तो बड़ा सरल सा प्रश्न था श्रेणी व्यवस्था का। अब आप क्या करना, आज घर जाके श्रेणी व्यवस्था को बढ़िया पढ़ लेना, क्योंकि अगला जो पेपर आएगा तो उसमें श्रेणी व्यवस्था का कहीं न कहीं
प्रश्न पूछा जा सकता है कि निगम क्या थे, श्रेणी क्या थे, कुल क्या थे, पुग्या क्या थे, श्रेणी के अंदर किस तरह से सिस्टम चलता था, श्रेणियों का उल्लेख कहाँ पे होता है, श्रेणियों का शासन कैसे चलता था, ये पूरी व्यवस्था को आज आप समझने की कोशिश करना। अभी सरल आया, क्या पता आगे जो पेपर है उसमें श्रेणी से थोड़ा टफ प्रश्न दे दे। बाकी नेट में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते नहीं, ये थोड़ा सिंपल कैटेगरी का प्रश्न है। ये प्रश्न भी बेहद सिंपल प्रश्न है, क्योंकि इतिहास के अंदर आपके ये ऐसी किताबें हैं जो कालजयी कृतियां हैं। इतिहास के विद्यार्थी के मुख पे रहती है कृतियां। जैसे नीति सार है, तो कामंदक का नीति सार को कौन नहीं जानता, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कौन नहीं जानता, शूद्रक की मृच्छ कटिकम को कौन नहीं जानता, और पाणिनि की अष्टाध्यायी को कौन नहीं जानता। आप अपने हिसाब से उसको मिला लेना, ठीक है। तो ये चारों बड़ी यूँ समझ लीजिए कि ज़बरदस्त महत्वपूर्ण इतिहास की किताबें हैं। इसको भी मैं बड़े सिंपल कैटेगरी में रखता हूँ। ये अगर आपके गलत हो रहे हैं नॉलेज की कमी के कारण, तो आपको इतिहास बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न में से। क्योंकि देखो, जैसे नाट्य शास्त्र है तो आप में इसमें नाट्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की कलाओं का विवरण मिलता है हमें। मृच्छ कटिकम है तो ये गुप्त काल, और उसके बाद जो मिट्टी की गाड़ी है मृच्छ कटिकम, उसमें आपके गणिका और उसका सबका पूरा प्रेम वगैरह दृश्य है। अष्टाध्यायी आपको बताया कि इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, और ग्रामर का जन्मदाता है एक टाइप से। और नीति सार हम गुप्त काल के बाद की पुस्तकों में लिखते हैं। तो ये चारों किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आप लगा लेना, ए का 4, बी का 3, है ना। वैसे देखो इसमें सीधा सा भी मिल रहा था, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो ये सिंपल प्रश्न था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी। तो आपको ठीक से पता है कि ये इसमें एक ही राजधानी थी, ग्रीवरस। पाटलिपुत्र बहुत बाद में बनी है, तो कन्फ्यूज़न करने वाला भी ऑप्शन नहीं था, तो इसका भी उत्तर बैठेगा। अच्छा, आप क्या करना, आज इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाना कि मृच्छ कटिकम में क्या विषय वस्तु है, अष्टाध्यायी में क्या है, नाट्य शास्त्र। 2 दिन होमवर्क करिए इसके ऊपर। अगर आप इतिहास के सीरियस स्टूडेंट हैं तो इन पे होमवर्क करिए। यहाँ से कोई नई बात मिलती है तो अपने नोट्स या अपने मटेरियल में अपडेट कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे ठीक से याद है कि जब भी मैं परीक्षाएं देता था या नहीं भी देता था तो पेपर को मैं खूब निचोड़ता था। आज भी है ना, अब मेरे इस नेट से क्या लेना देना, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा। आगे जब भी पढ़ाऊँगा, कोई नया प्रश्न आएगा अभी, तो मैं आगे जब भी पढ़ाऊँगा तो उस अपडेट करूँगा, तब उसमें वो चीज़ें शामिल कर लूँगा, तो मैं खुद अपडेट होता रहता हूँ। ये प्रश्न भी सिंपल था और ये बेहद सिंपल था। तो स्टार्टिंग के ये तीनों प्रश्न काफ़ी सिंपल थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है वीडी सावरकर से, विनायक दामोदर सावरकर से। प्रश्न किया कि इनमें से वो किससे संबंधित नहीं थे। तो हम जब आपके पढ़ते हैं बंगाल के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, तो मित्र मेला समिति में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि इस समिति के अंदर कई लोग थे। बाद में यह अभिनव भारत संस्था बन गई थी, तो इसमें मित्र मेला में 1899 और 1900 के आसपास ये वीडी सावरकर इसमें शामिल थे। इंडिया हाउस में हम पढ़ते हैं कि जब वीडी सावरकर लंदन गए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो हॉस्टल बनाया हुआ था युवाओं के लिए, इंडिया हाउस, उसमें भारत के जितने भी क्रांति जाते थे, चाहे उधम सिंह गए हो, चाहे मदन लाल धिंगरा गए हो, है ना, मैडम भीकाजी कामा गए हो, ये मोस्टली सारे वहाँ पे जाके रहते थे, तो उसमें वो भी रहे थे। अब ये किताब किससे अछूती है? वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति पे लिखी थी, जिसको ब्रिटिशर्स ने बैन भी किया था काफ़ी टाइम के लिए, तो ये भी उनसे संबंधित है। फर्ग्यूसन कॉलेज में हमने भी पढ़ा था कि 1902 में, सन इधर उधर हो सकता है, 1902 के आसपास फर्ग्यूसन कॉलेज में इनका दाखिला हुआ था, ये उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ पे। तो ये चारों ऑप्शन इनसे रिलेटेड है। अब देखो, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसको आपने पढ़ा होगा कांग्रेस पूर्व संस्थाओं में। तो इसकी स्थापना जो है 1850 के दशक के आसपास की है, और उस समय तो वीडी सावरकर थे नहीं, तो इसको तो आप कट कर दो, ई को, अब सीधा उत्तर निकल जाएगा। ई कट हो गया इधर से भी, ई कट इधर से भी हो गया। अब ए बी सी तो सीधे सही हो गए। अगर आपको फर्ग्यूसन कॉलेज का पता है तो आप इसका उत्तर आराम से भी कर सकते थे। वीडी सावरकर को थोड़ा देख लेना आज, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको वीडी सावरकर के बारे में इन सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको इनमें से कोई नई बात, जैसे मान लो ये नई बात मिली है, तो उसको ऐड कर देना कि इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई की थी। क्योंकि विभिन्न आयोग क्या करते हैं, लोक सेवा आयोग, ऐसे नेट के प्रश्नों के ऑप्शन से प्रश्न बनाने की कोशिशें होती है, तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखना। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में भी जानकारी जुटाना, अपने मटेरियल में उसको अपडेट करो। तो ये प्रश्न थोड़ा ठीक था, आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि हालांकि अगर आप ई के बेस पे कट भी करोगे तभी फर्ग्यूसन कॉलेज का
जानकारी थोड़ी अगर नहीं हो, अगर हालांकि थोड़े अच्छे स्टूडेंट है और थोड़ा इतिहास पढ़ा हुआ तो दिक्कत नहीं है, फिर भी एक नए बच्चे के लिए इसको करना थोड़ा सा एक पेचीदा हो सकता है। ठीक है, अब देखो E.H. कार की पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, इनमें से कौन सा नहीं है अध्याय है? अध्याय E.H. कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1961 के आसपास जहाँ तक मुझे याद है ये पब्लिश हुई थी, है ना। थोड़ा बहुत सन इधर उधर हो जाता है तो माफ़ करना, क्योंकि सारे सन याद भी नहीं रहते। तो अब देखिए इसमें टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो इनकी पार्ट है, अब मेरे पास ये किताब भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दूसरा पार्ट है वो है सोसाइटी एंड द पीपल, पीपल नहीं है बल्कि इंडिविजुअल है ना। क्या है? इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, तो मतलब ये भी है नहीं। फिर आता है तीसरा हिस्ट्री लिटरेचर एंड मोरालिटी, मोरालिटी नहीं है, इसकी जगह साइंस है। क्या है? साइंस है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा है कोजेशन इन हिस्ट्री, इतिहास में कारणत्व, ये है। और पांचवा जो टॉपिक है इसका वो है आपके फिनिशिंग द हिस्ट्री बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर करके एक पार्ट है इसका, वो आ जाता है। ठीक है, और फिर ये आप देख लो ए, डी और ई, ये तीनों चैप्टर है इसके। ठीक है, ये बहुत टफ प्रश्न है। ये प्रश्न किसी ने मूल स्रोत पढ़े तो ही हो सकता है, अन्यथा आप इसका तुक्का ही लगा सकते हैं। बाकी ये प्रश्न किसी भी दृष्टिकोण से आसान सवाल नहीं है। अब ये मुझे पहला प्रश्न मिला है, मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ, है ना, कि आसान प्रश्न कितने थे और बाकी सारे आसान ही होंगे। बेहद टफ कितने थे? मेरे पास पेपर है अभी, मैंने इसको सोल्यूशन किया था, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि टफ प्रश्नों की संख्या लिख लेता हूँ, ताकि आगे लास्ट में मैं बता सकूँ कि मेरे दृष्टिकोण में कौन से प्रश्न सबसे टफ रहे। तो एक पहला प्रश्न मुझे ये मिला है जो काफ़ी टफ प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए वॉल्ट मैकेंजी ने किससे संबंध है? ठीक है, ये डी और ई हो गया ना, हाँ ठीक है। वैसे इसको बी को काटोगे तो भी उत्तर निकल जाए, लेकिन काटने के लिए 6 पाठ के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। वॉल्ट मैकेंजी किससे संबंधित थे? आप जब भी ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, है ना, तालुकेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, उसमें जब महलवाड़ी हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पे आता है कि इसको वॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। तो वॉल्ट मैकेंजी का संबंध किससे है? महलवाड़ी व्यवस्था से है। और ये व्यवस्था आपके यूँ कहिए कि काफ़ी प्रचलित व्यवस्था थी और महल पर टैक्स वसूला जाता था, स्पेशली पश्चिमी भारत में और इन पंजाब और राजस्थान इन क्षेत्रों में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त पूर्व में लागू थी, रैयतवाड़ी दक्षिण में लागू थी। हालांकि अलग अलग क्षेत्र थे, मोटा मोटा तौर पे ये है। तो इसका ये सरल प्रश्न था, ये बहुत टफ प्रश्न नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं में से एक नहीं है? अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसको आप सीधे किताबों में नहीं पढ़ पाएंगे, सीधे नहीं देख पाते। बट हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन फ्यूडलिज्म जो था वो यूरोपियन फ्यूडलिज्म से थोड़ा अलग था। इसमें क्या विशेषता नहीं थी? प्रश्न क्या किया है, कौन सी विशेषता नहीं थी, है ना। तो ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो भारत है, जैसे अपन राजपूत काल कहते हैं, ईश्वरी प्रसाद स्टेट विद इन द स्टेट कहते हैं, उसकी कौन सी विशेषता इसमें नहीं थी? देखिए अब इसमें देखते हैं कि पद सोपानिक भूमि मध्यवर्तियों का उदय, ये बिल्कुल सही बात है। हायरार्की सिस्टम था, हायरार्की सिस्टम में ऊपर राजा होते थे, फिर ठाकुर होते थे, राव होते थे, ऐसा बिल्कुल उदय था, मतलब ये कथन सही है, तो हमारा ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, कृषि भूमि अधिकारों की कटौती होती थी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों के पास में अधिकार जो थे वो कट कर दिए जाते थे। अब 2 ऑप्शन बचे, बलात् श्रम भी होता था, इस समय काफ़ी प्रचलित था। अधिशेष को नहीं लिया जाता था, लेते थे, सरप्लस होता था उसको भी ले लिया जाता था। तो थोड़ा सा डी ऑप्शन ठीक लग रहा है। कंसेप्चुअल प्रश्न है तो इसमें आपको यूँ कहिए कि थोड़ा देख लेना चाहिए सामंतवाद के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न सिख धर्म से है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद की थी और रामदास अमृतसर मंदिर, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ और ये खालसा पंथ। ठीक है, तो देखो इसमें आपके 1 2 3 4 बैठ रहा है। ठीक है, तो सीधा ईसाई उत्तर बैठ रहा है। तो सभी आज काम करना,
आप 2-3 दिन पेपर का एनालिसिस करो। अगर आप हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड प्रोफेसर या नेट की तैयारी करते हैं तो इसका विश्लेषण करना, और मैं आपको कह रहा हूँ 2-4 दिन करोगे ना तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। तो देखो इसमें आप सभी गुरुओं के 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो इसका ये प्रश्न आसान है, इसको हम कठिन नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ। हम पढ़ते रहते हैं कागज़ का आविष्कार, बारूद का आविष्कार। तो बारूद का आविष्कार जो है उनमें चीन में देखने को मिलता है। चीन में भी 9वीं शताब्दी में भी आ गया था, है ना। कुछ किताब में 11वीं शताब्दी लिखती है, लेकिन 9वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने आपके पोटेशियम सल्फेट जो था KNO4 और चारकोल, सल्फ़र, इससे मिला के इन्होंने बना दिया था। सल्फ़र होता था और KNO4 होता था और चारकोल होता था, इनको मिला के, और ये चीन में सबसे पहले आपके बारूद का आविष्कार हुआ था। ये सभ्यताओं का प्रश्न यूं ही नॉर्मली दे दिया इसमें, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ क्यों बनता है और आसान क्यों बनता है, दोनों बिंदुओं पे हम बात करेंगे। इसमें क्या है, इतने सारे तथ्य याद नहीं होते लेकिन उत्तर निकल जाता है। जैसे मैं आपको इसमें से अपन बात करें, अब देखिए जैसे नौसेना विद्रोह है, ये 1946 का है, और बाकी की जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये तय बात है कि इससे पहले की आपका इतिहास का ज्ञान थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो, ठीक है। अब देखिए 1946 ई पहले होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में ई होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो गए, ठीक है। अब देखिए ए बी पहले स्टार्टिंग में, और ये आपको पता 22 दिसंबर का है ना, 1939 का। फिर आता है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अंगीकृत करना, ये मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है, मार्च की बात कर रहा है, ये उसके बाद आ गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु, ये शायद 1941-42 के आसपास की है ना, आप देख लेना एक बार। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन 23 अक्टूबर 1943 की बात है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि 39, 40, 41, 43 और 46, तो वैसे तो ABCDE इसका उत्तर बैठ जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बारे में पता नहीं है तो भी उत्तर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि ई सबसे लास्ट में है, AB और उसके बाद में D आएगा, AB के बाद में D आएगा, ई सबसे लास्ट में है, और ये क्रम से आ जाता है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न थोड़े से जटिल होते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, बाकी तो हो जाता है लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु का साल जनरली हम याद नहीं कर पाते हैं इतना, ठीक है, ये देख लेना आप। उसके बाद ये प्रश्न टफ है, इस प्रश्न को अपन कमज़ोर नहीं कहेंगे, ये ऐसे प्रश्न जो जनरली किए नहीं जाते, ठीक है। अब देखो पठक व पटल, ये जो दो पद हैं, ये दोनों पद, ये आपके गढ़वाल प्रशासन के हैं, ठीक है, गढ़वाल प्रशासन के है। विषय का प्रशासन, जिला प्रशासन आपके विषय में आता था, हमने गुप्त काल में इन कईयों में पढ़ा है। और विधि भी आपकी प्रशासनिक पद हुआ करता था जो आपके जनरली रहता था A, B, C और D, है ना। तो ये हो जाएगा, 4 ऑप्शन पड़े हैं, ई 5 का केवल है नहीं, तो चारों उत्तर सही हो जाते हैं, ठीक है, A, B, C और D। जिले के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं कि जिले को विषय कहते थे, जिला अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, तो इस तरह से ABCD आ जाता है। ये प्रश्न ठीक था, लेकिन हाँ, पठक और पटल के बारे में हर कोई इतना डिटेल से पढ़ता नहीं है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, ये संस्कारों का प्रश्न है, इसमें बहुत अधिक कठिनता नहीं है। जैसे चूड़ाक्रम है, चूड़ा मतलब बाल होता है, तो आपके सिर के बाल मुंडवाना क्या हो जाता है, चूड़ाक्रम हो जाता है, ठीक है। और जात क्रम क्या होता है कि बालक जन्म पर कर्म कांड और विधियां क्या कहलाती है, जात कर्म कहलाती है। इसके बाद देखिए उपनयन, उपनयन में व्यक्ति वयस्कता में प्रवेश करता है, और पुंसवन में व्यक्ति माता की गर्भ में बालक की रक्षा, तो रक्षा स्थापित हो जाता है बच्चा, तो बालक को गर्भ में बालक की सुरक्षा हो उस हेतु पुंसवन का काम किया जाता है, जन्म से पहले का है आपके, तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात मुझे लगी नहीं इसमें, ठीक है। और 16 संस्कार आपने पढ़े हुए होते हैं, ये प्रश्न सरल कैटेगरी में आता है, तो 3 और उसके बाद में 2, 1 और 4, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं अगर ऐसे मिलाने में चूक जाऊं तो आप खुद ही मिला लेना। और वैसे अगर बी का आपको पता होता ना तो भी उत्तर अकेले से निकल रहा था, आप ऐसे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे, तो ये प्रश्न बहुत अधिक कठिनता वाला नहीं था, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर आप
बड़े आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे? कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन करने की योजना जो है 1946 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, जैसी प्रस्तुत की गई उसके बाद में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की। फिर संविधान सभा के सत्रों का आरंभ हो जाता है। फिर अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक 15 अगस्त को होती है ना। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना का निर्वाचन 11 अगस्त को होता है। ABCD, एक मिनट, कहीं मैं तो नहीं भूल रहा हूँ। एक आधा। अब जैसे ऐसे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जनरली हम है वो पहुंच जाते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ मैंने इसके कहीं सन लिखे तो थे पेपर के अंदर, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। हाँ देखो, उसमें कैबिनेट मिशन 1946 घोषणा हो गई। फिर आपको पता है कि सीधी कार्रवाई दिवस हुआ था, ये 16 अगस्त की बात है और 1946 की बात है। ये पहले हुआ था, उसके बाद में हुआ। और संविधान सभा के सत्र 9 दिसंबर से आपको पता है कि शुरू हो चुके थे, है ना। 9 दिसंबर से शुरू हो चुके थे संविधान सभा के सत्र। 1946 की बात चल रही है, तो ये घटना देखो कंटिन्यू आ रही है। उसके बाद अंतरिम बैठक जो हुई है वो आपके 15 अगस्त को हुई है, ये 11 अगस्त को हुई है। तो ABC तो कंटिन्यू सही है। उसके बाद में ED होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसे शायद हमने लिखा गलत कर लिया, तो पता नहीं, ये फिर विवादित हो जाएगा, है ना। और ये 11 अगस्त 1947। एक बार आप भी चेक कर लेना इसको, कोई तिथि इधर उधर हुई है तो, ठीक है। ये प्रश्न है कि उत्तर आधुनिक इतिहास शाब्दिक विरोधाभास है, क्योंकि उत्तर आधुनिकवादी एक सापेक्षता के पक्षधर है जो अतीत के ज्ञान के सभी विचारों में विषम है। उत्तर आधुनिकता ने इतिहास को बिल्कुल खारिज कर दिया था, इसलिए उत्तर आधुनिकता के बारे में आलोचना की जाती है कि इस शब्दों में विरोधाभास है ना। तो इसमें कौन कौन लोग थे? एल्टन को छोड़ दिया जाए तो सारे थे। एल्टन थोड़े से वैज्ञानिक थे और बाकी सारे उसके पक्षधर थे। ये प्रश्न कठिन कैटेगरी का था, इसको आप आसान बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना। तो ये 5 एक प्रश्न बड़े कठिन आ गए और ये भी प्रश्न बड़ा कठिन है। उसके बाद आता है भारतीय नाट्य शास्त्र, जो अभी अपन ने देखा कि इसमें जो मुद्राएं लिखी गई, मस्तक की, गर्दन की, हाथ की, आंखों की, कौन सा सही क्रम है। इसमें देखो मैंने चेक किया था तो उसमें E गलत है, बाकी चारों सही है। ठीक है, ABCD चारों सही है। बड़ा मुश्किल से इसका उत्तर मुझे मिला, तो ये छठा प्रश्न भी आपके टफेस्ट कैटेगरी में है और ये मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट का सही हुआ होगा। अगर तुक्का हमारा तो अलग बात है, बाकी नाट्य शास्त्र को कौन नहीं पढ़ता, और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना, और इतना याद भी नहीं हो पाया। अगर मान लो किसी पुस्तक में आ भी गया है ना, तो लेखक ये कह सकते हैं कि भाई आ गया, लेकिन स्टूडेंट इसको याद क्या कर पाएगा, आप बिल्कुल सोचिए, नहीं हो पाता इतना। ठीक है, उसके बाद है आंध्र सातवाहन शासकों में को मत्स्य पुराण में दिए गए अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो इस बार एक पेपर की खास बात ये थी कि ABCD क्रम कईयों का उत्तर है, तो ये ABCDE के अनुसार ही है ना। तो आप इसको कर लेना। और आजकल ये पूछने लग गए, अभी प्रोफेसर का पेपर हुआ था तो उसमें आपको पता है कि हरियंक वंश और उसके आसपास के जो वंश थे, नंद वंश, नंद शासकों के पूछ लिए, कर्ण वंश के पूछ लिए, इन्होंने देखो सातवाहन शासकों के पूछ लिए। अब सातवाहन शासकों में भी कोई 30 शासक हुए हैं, सारों के क्रम याद नहीं होते, लेकिन मोटा मोटा अगर कोशिश की जाए तो हो जाता है। ये प्रश्न मैं इसको बहुत टफेस्ट श्रेणी में रखता हूँ। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न जो टफ है। टोटल हमने 16 प्रश्न देखे, जिसमें से 7 प्रश्न बेहद टफ आए हुए हैं। आगे देखिए, अब ये प्रश्न इतना टफ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपके पास में है तो आप कर लोगे। जैसे बैक्टीरिया पर यूनानी शासन की समाप्ति जो है वो 50 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है, 50 BC। सातवाहन वंश का उदय लगभग 325 BC के आसपास माना जाता है, ये 185 BC के आसपास माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में महामेघवाहन वंश जो है, जिसको अपन खारवेल में ले जाके जोड़ते हैं, उसका आपके मैं आपको एग्जैक्ट सन बताता हूँ, मैंने इसमें डाला था, क्योंकि देखो इसमें
आप ये सोच लीजिए कि ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न भी इतना आसान प्रश्नों में से नहीं है, क्योंकि 3 तो पता रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह ये तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन बाकी की 3 है ना, जैसे महामेघवान वंश वो भी मिल जाता है, लेकिन नीचे का जो शासक है ये कब बना इसके बारे में याद नहीं रहता। अभी मैंने इसको अभी सॉल्यूशन किया, लेकिन देखो अभी भी याद नहीं आ रहा है कि इसका एग्जैक्ट सन कौन सा है। ठीक है, देखता हूँ मैं। हाँ देखो, 50 से 30 हो जाता है, फिर उसके बाद में सातवाहन वंश 235 सॉरी, है ना, 235 हो जाता है BC, है ना, ये ईसा के पूर्व की बात कर रहे हैं। फिर आपके महामेघ वंश आ जाता है आपके 193 के आसपास, ठीक है, BC का आता है। और उसके बाद में है 140 से 90 करिकाल तो खैर बाद है, ये चोल वंश है, AD आ जाता है। ठीक है, अब इसको आप सम्मिलित कर लो कि पहले कौन सा हुआ। इनमें से सबसे पहले है सातवाहन, B कर लो, उसके बाद में आ जाएगा D, ठीक है, और उसके बाद में आपके BD हो गया, फिर आपके 1-2 नंबर पे फिर आएगा 3 नंबर पे C, उसके बाद में आएगा A, उसके बाद में आएगा E, ठीक है, BDAC, BD B हो गया, D हो गया, उसके बाद में BDC, पुष्यमित्र संघ द्वारा 185 BC का है। तो पहले B, फिर D, उसके बाद में C। ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा है इसका? 85, देखो 185 हो गया, 193 है इसका, और 185 193 पहले होगा, उससे पहले ये होगा, उसके बाद में BD आएगा, उसके बाद में डेफिनेटली पुष्यमित्र संघ C आना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें है नहीं इस प्रकार से ऑप्शन, तो मुझे लगता है कि इसको भी लास्ट में थोड़ा विवादित करना पड़ेगा। और B और E ये थोड़ा सा बैठ रहा है, बट है ना, इसमें सन मैच नहीं कर रहे हैं बराबर के, इस वजह से इसको भी थोड़ा सा विवादित मान लिया जाएगा। MS वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया जाना, तो ये 1921 के आसपास की घटना है। व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन, ये लगभग 1946 के आसपास की घटना है। लोथल में उत्खनन का आरंभ लगभग 1954-55 की घटना है। BK थापर और इनके 1960 के बाद की घटना है, और धौलावीरा में 1990 के बाद की घटना है। तो आप इसको देखोगे तो ABCDE सब क्रम से आ रहे हैं, ABCD और E। तो अब देखो ये आप आराम से उत्तर इसका कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? लोथल का, कालीबंगा का, धौलावीरा का, तीनों का सबको ही पता रहता है, ठीक है। तो CDE आ गया था। और हड़प्पा तो आपको पता है कि व्हीलर का अध्यक्ष और वत्स का अध्यक्ष पद आपको पता रहना चाहिए, तो ये थोड़ा ठीक प्रश्न है, ठीक है। उस प्रकार से इससे पहले का प्रश्न थोड़ा हार्ड था, तो 8 प्रश्न जो है वो टफ कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ये प्रश्न है कि धन निष्कासन के कौन से घटक थे, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश ताज के शेयर धारकों को लाभांश नहीं, ये देखो शब्द कहाँ घुमाया, ब्रिटिश क्राउन के जो शेयर होल्डर थे उनका लाभांश नहीं रहता था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों का लाभांश। यहाँ पे EIC होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया है, तो उत्तर आपको ये सीधा मिल गया। फिर भी आगे देखते हैं। विदेशों के लिए गए लोक ऋण पर ब्याज, इंग्लैंड में भंडार खरीदना, विदेशी पूंजी निवेश पर आपके ब्याज है, ये जितनी भी फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनी थी उनके लाभ है, ये सारे हिस्सा थे। बस ब्रिटिश ताज की जगह पे इनको EIC लिखना था, इसलिए उत्तर क्या होगा, BCDE। धन निष्कासन के बारे में थोड़ा और देखना, दादा भाई नौरोजी को देखना, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन वेल्थ थियरी देखना, उनमें होम चार्जेस देखना, होम चार्जेस में कई सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, है ना। इसके अलावा कि ये सारी बातें आ जाती है। ये बड़ा फेमस प्रश्न है जो जनरली आता रहता है, लेकिन जल्दबाजी में ये गलत कर दिया होगा स्टूडेंट ने, क्योंकि शेयर धारकों को लाभांश हर जगह लिखा आता है, तो ये सोच के इसको सही मान लिया होगा, ABCD करके कर लिया होगा, लेकिन ब्रिटिश ताज के शेयर धारकों का इसमें कोई रोल नहीं रहता। तो नेट के पेपर को कभी भी इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो जल्दबाजी में ये गलत हुआ होगा, तो आपको BCD और E इसका उत्तर करना है, ठीक है। ये बड़ी फेमस पुस्तक है कृष्णदेवराय की अमुक्तमाल्यद, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तमिल भाषा में नहीं है, बल्कि ये किसी भाषा में है, तेलुगु में है, ठीक है।
तो बी कथन तो बिल्कुल गलत हो गया है, हमारा उत्तर तो यही निकल गया ACDE, ठीक है। और हम्पी मातृ देवी पंपा देवी से उत्पन्न है, ये भी बहुत सही। ये चारों कथन मेरे लिखवाए हुए आपको अगर याद हो विजयनगर में तो ये बड़े आराम से उत्तर हो जाता है। इसको अपन सिंपल कैटेगरी में ही रखते हैं, है ना। ये प्रश्न भी आसान था, ये प्रश्न भी ठीक था। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, ये टेबल्स एज इट इज NCERT के अंदर से आई है। 12वीं क्लास की NCERT से आपके जो 3 भाग है, इन 3 भागों के पीछे जितनी भी टेबल्स दी हुई है, इन टेबल्स से लगभग 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट एज इट इज आए। जैसे ये प्रश्न था, एज इट इज उन्होंने ऑप्शन लिखा के दी और भाषा भी चेंज नहीं करी। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको JRF करना है तो आप 12वीं क्लास की NCERT जरूर देखें। मैंने देखा है कि JRF नेट के पेपर में 20 एक प्रश्न सीधे NCERT से होते हैं, 20 प्रश्न, और भाषा भी चेंज नहीं होती है। ये प्रश्न जैसे था उसमें से एक आगे आएगा, मैं बताऊंगा कौन कौन से NCERT से आई है। ये जो मन के मुहरे और मृदभांड वाला पार्ट है ना, पहला पार्ट, उसके पीछे तालिका दी हुई है, एज इट इज दी हुई है, इसका आप देखना। ये ठीक है, और ये तो ठीक है, ये भी दिया हुआ है NCERT में। अब आता है ये बिंदु। ये किताब बहुत आसान पुस्तक है, ये हार्ड प्रश्न नहीं है। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सब किसी से अछूता नहीं है। अशोक घोष का सारीपुत्र प्रकरण ठीक है। चरक संहिता सबको पता है, और शूद्रक की मृच्छकटिकम। ये प्रश्न जो है वो आसान पेपर था, मतलब सॉरी प्रश्न था। तो इसमें A का 1 हो जाएगा, B का आपकी 3 हो जाएगा, और C का 4 हो जाएगा। आप इसको इस अकॉर्डिंग मिला लेना, और D का आपके 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बैठ जाएगा, मिला लेना आप इसको। स्तूप से संबंध, ये एज इट इज NCERT की कला से आया, 12वीं क्लास से आया, और इसमें चारों के चारों बिंदु वहीं से जैसे लिए गए हो, ठीक है। तो इसमें मैंने भी बताया था आपको कि इस प्रकार से स्तूप बने होते हैं अर्धचंद्राकार, लेकिन इसने क्या लिखा है, अर्ध आयताकार। उत्तर आपका यहीं से निकल जाता है। आपको यहाँ पे क्रिसेंट आकार का ध्यान रखना है, चंद्राकार नहीं है बल्कि अर्धचंद्राकार का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये कहता है कि धीरे धीरे ये आपके गोल हो गए, वर्गाकार हो गए, संतुलित करते हुए जटिल संरचना बन गई। इसके ऊपर ऐसे हर्मिका होती थी, फिर उसके ऊपर एक आपके ऐसे यष्टि निकली हुई होती थी जो मस्तूल खंभे के रूप में होती थी। ये बातें सारी सही है। पहला बिंदु जो है ये आपको लगाना, इसका उत्तर हो जाएगा। ये NCERT से हूबहू सवाल लिया गया है, ठीक है। अब 12वीं क्लास खोल के देखोगे तो आपको ये प्रश्न 12वीं कक्षा के अंदर मिलेगा। अब इनका क्रम देखना है। देखो, क्रम में थोड़े थोड़े सन अपडेट रखने पड़ते हैं। मैं उत्तर तो उसका निकाल लूँ अगर आपको सन की आवश्यकता नहीं हो तो। देखिए, आपको पता है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा हो, चाहे बहमनी साम्राज्य हो, चाहे कोई भी हो, इन सब में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत था 1206 के अंदर, ठीक है। अगर डी सबसे पहले करोगे ना तो उत्तर तो आपका यही निकल गया, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छोटे छोटे और बता देता हूँ। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में आ जाती है, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर आधिपत्य 1510 में आ जाता है। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो थी आपके 1347 के आसपास है, ठीक है। ये थोड़ा सन इधर उधर हो जाए तो माफ करना। और गोलकुंडा सल्तनत जो है ये 1518 में बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आप देख लो, अब इसके उत्तर मिला लो। सबसे पहले डी, उसके बाद में होगा डी के बाद में बी, उसके बाद में आएगा ए, फिर आएगा ई, उसके बाद में आएगा सी, ठीक है। मैंने सन भी लिख लिए और उत्तर भी है। सन को इधर उधर हो तो आप ठीक कर लेना, क्योंकि रैंडमली आपको पता है कि 1-2 घंटे पेपर हम सॉल्यूशन करते हैं तो याद भी नहीं रहता इतना, ठीक है। एक स्टूडेंट को याद रखना ही पड़ता है हर टाइम, लेकिन टीचर्स के लिए ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। हाँ, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध नहीं है, ये प्रश्न ठीक था, क्योंकि ऑब्सोम जो है वो मार्क्सिस्ट है, तो ये मार्क्सवादी है। ये इतिहास दर्शन के 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से 5 से प्रश्न सिंपल आते हैं, 5 से प्रश्न बेहद टफ आते हैं। कौटिल्य के अनुसार कौन सी चतुरंगनी सेना जो थी उसमें नहीं थी। कौटिल्य ने पैदल सेना, अश्वारोही सेना, रथ सेना और हाथी सेना की बात की थी, कहीं पर भी ऊंट सेना की बात नहीं की थी। ये सिंपल प्रश्न में से एक है, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज में अक्षवाप से क्या अभिप्रेरणा मिलती है? अक्षवाप बेहद आसान अधिक प्रश्न है ये, और आप अगर उसको देखोगे तो पता चलेगा कि राजा को पासा खेलने में मदद करने वाला जो अधिकारी होता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। तो ये सरल प्रश्न है।
सारथी, वाहक, ये सब मदद करते थे, लेकिन पाशा खेलने में मदद कौन करता था? अक्षवाप करता था। तो ये एक सिंपल प्रश्न है, इसमें टफनेस नहीं है कुछ भी। आरंभिक वैदिक साहित्य नहीं, इस वैदिक संस्कृति होगी कि पृष्ठभूमि से आता है। साहित्य कृषि अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि से आता है। ये दोनों तो है नहीं, हालांकि ये पशुचारण थे। आरंभिक वैदिक लोग पशुचारण थे, कृषि में भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पशुचारण करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान इन्होंने गमन करते करते ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये पशुचारण संस्कृति ज़्यादा बेहतर है। हालांकि किताबों में आपको कृषि एवं पशुचारण दोनों मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये पशुचारक थे। कृषि तब होती जब स्थायी जीवन शुरू हो जाता है, और वैदिक काल के अंदर स्थायी जीवन बाद में शुरू हुआ था। वैदिक काल के अंदर भी थोड़ा सा लेट हुआ था, ठीक है। फिर आर्य सभ्यता बसी है ना, उस समय इनका कृषि शुरू हो गई थी। पहले ये केवल पशुपालक थे, तो इसका पशुचारण ठीक लग रहा है। और रानी नागानिका, इसके तो कई सारे अभिलेख वगैरह सातवाहन वंश में हमने पढ़ रखे हैं, नाना घाट वगैरह। तो ये बहुत सरल प्रकृति का प्रश्न है। फिर आता है आपके मौर्य काल में सेना अधिकारियों के पद और इनका वेतन राशि। ये बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न था। इनमें सबसे बड़ा पद सेनापति का है। सेनापति को सबसे अधिक वेतन मिलेगा 48,000। ए का 4 कर दो, आपको सीधा उत्तर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में बी का 2 कर दो, 12,000। फिर आपके सी का 1 कर दो, 8,000। और उसके बाद में अध्यक्ष आता था जिसका 4,000 हो जाता था। ये वेतन हमने भी लिखे हुए। बहुत सरल प्रकृति का प्रश्न है ये, जो जनरली आपको देखने को सामान्य किताबों में मिल जाता है, ठीक है। तो ये है 30वां प्रश्न। ये भी प्रश्न ठीक है, लेकिन इसको बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाला जा सकता था। राणा डे का संबंध दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से है। डी का 4 देखो सिर्फ 1 में ही है, उत्तर सीधा निकल गया उसमें से, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वगैरह फिर अपने आप ही सब में शामिल हो जाएंगे। ये ज्ञान प्रसारण थी समिति, और आपको पता है कि इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने 1848 में की थी, और ये केवल वयस्क शिक्षा जो थी, एडल्ट शिक्षा, उसको देने के उद्देश्य से की गई थी, है ना। ये उत्तर आराम से निकल जाता है। देखो हमने 30 प्रश्न किए, इन 30 में से 8 प्रश्न टफ थे और 22 प्रश्न जो है वो आराम से किए जा सकते थे। ये प्रश्न वैसे तो टफ है, लेकिन बड़े आराम से उत्तर निकल रहा है इसका। आप इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एडवांस में अपने रजिस्टर में या उसमें लिख लेना, तो आपका ये बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि अगली परीक्षा में इस पे प्रश्न दे दें या उत्कल सभा पे दे दें, तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। पेपर सॉल्यूशन इसी प्रकार से होता है कि आप हर एक प्रश्न के ऊपर चारों ऑप्शन की डिटेल को समझें अच्छे से। क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट यही हुआ है, तो इसको करोगे तो आपको अगली नेट में भी फ़ायदा मिलेगा और फर्स्ट ग्रेड प्रोफेसर में भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न था। आपने जब विजयनगर पढ़ा है तो हूण सिक्का आया था, हूण सिक्का सोने का होता था, ये भी पढ़ा है। इसके साथ में आपने सल्तनत काल में हुंडी व्यवसाय पढ़ा होगा, विनिमय का एक माध्यम होता था, पेपर था ये, इसका पता चल जाता है, ठीक है। फरमान होते थे जो आदेश हम कहते हैं, ये आपने मुगल काल में, सल्तनत काल में, बहमनी में पढ़ रखा है, तो ये शाही आदेश थे। और जिहाद पीछे बचा, उसको आप इधर मिला लो। ये महसूल होते थे जिसे हम अतिरिक्त उपकर कहते हैं, शेष बोलते हैं, तो आप इसको मिला लो आराम से, है ना। 4 1 ऐसे करके सेटलमेंट बैठ जाएगा इसका, ठीक है। 4, ठीक है, इसका उत्तर। ये सरल प्रश्न है। वैदिक साहित्य में व्रीहि किसे कहते हैं, ये भी सरल प्रश्न है, क्योंकि चावल के बारे में ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी से सीधा मिल जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी से ये सवाल भी मिल जाता है। ये सवाल आपको मिलता है एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की भाग 2 से मिल जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुषाण शासकों के याद होने बड़े मुश्किल होते हैं, कटते भी नहीं है। देखो ए पहला था, ई लास्ट था। ए और ई को देखें तो 2 ऑप्शन हमारे पास फिर भी शेष बचते हैं। अब ये हालांकि इसका उत्तर क्या होगा, ये 15 के आसपास था, ये 78 के आसपास था, ये 102 से 6 के आसपास था, ये फिर आपके 106 से 138 के आसपास था, ये लास्ट था। है तो इसका ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, उत्तर तो इसका बैठ जाता है, लेकिन क्रम थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। बाकी बहुत कठिन सवाल इसको अपन नहीं कह सकते, लेकिन करना इतना आसान भी नहीं था, ठीक है। तो मेरे दृष्टिकोण में ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है। उसके बाद आगे आते हैं
भारत से बर्मा को अलग किया और सिंध और उड़ीसा के 2 प्रांत बनाए। 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में ये बातें बहुत आसानी से किसी भी किताब में आपको मिल जाती है। तो ये प्रश्न एक सिंपल कैटेगरी का प्रश्न मैं मानता हूँ। आनंद कारज, ये प्रश्न मेरे दृष्टिकोण में टफ है। ये सिखों का विवाह संस्कार है ना, ऐसा मैंने गूगल में पढ़ा भी। तो ये आपके सिखों का विवाह संस्कार है। तो आनंद कारज, इसे भी मैं टफ ही मानता हूँ, क्योंकि पंजाब के बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा सा इसको मुश्किल सा रहता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब देखो ये प्रश्न इतना टफ नहीं है, लेकिन तिथियों को मैच करना इतना आसान भी नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे चुनार का पहला घेरा हुआ 1532 के अंदर, दूसरा हुआ था 1537 के अंदर, उसके बाद में दीन पना है 1533, ठीक है, और चौसा है 1539, कनौज है 1540, ठीक है। मांडू 1 मिनट देखते हैं। अब इसमें क्या सेट होगा, ई बी ए और सी, ई बी ए सी, ई बी ए ही बैठ रहा है इसमें, ई बी ए सी। तो ए से पहले है डी, मतलब 39 से पहले डी आएगा और 33 के बाद आएगा। ये 1535 का अभियान होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो इसमें से ई, फिर बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी, ये इसका आंसर बैठ जाएगा। आप कर सकते थे इसको अगर आपने हुमायूं को थोड़ा सा पढ़ा है तो, क्योंकि हुमायूं की ये 500 अभियान महत्वपूर्ण है, मतलब दीन पन्ना के अलावा चारों अभियान बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 3 तो एक ही हिस्सा है और बीच में मांडू जाके आया था, आपको पता होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। विऔद्योगीकरण है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये प्रश्न सरल है, इसके ऑप्शन थोड़े हार्ड है ना। कैसे हार्ड, देखिए। विऔद्योगीकरण के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि घरेलू उद्योगों का पतन होना, नीतियों के द्वारा घरेलू उद्योगों का क्या करना, पतन करवाना, उद्योगों का पतन करवाना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत के घरेलू उद्योगों का पतन करवाया, प्लस नए उद्योग स्थापित नहीं करना। अब इन दोनों बातों को अगर अपन साथ में लाते हैं तो बराबर क्या होता है, विऔद्योगीकरण। ठीक है, बाद में बराबर क्या होता है, विऔद्योगीकरण। अब इसमें आप अब आइए ऑप्शन पे। अब इन दोनों का सार किस में मिल रहा है। ठीक है, देश में किसानों की कमी, ये बिल्कुल बिंदु गलत है। देश में उद्योगों की कमी, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली बात नहीं मिल रही है ना। तो औद्योगिकरण भी हो जाता है, उद्योगों की कमी। तो उद्योगों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय आय के अनुपात में कमी और इस पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत में कमी, ये भी नहीं आता इसमें। देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, मुझे ये सबसे ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि नए उद्योगों में हमेशा आधुनिक तकनीकी यूज होती है। तो अगर देश के अंदर पुराने उद्योग समाप्त होंगे और नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे तो उस स्थिति को हम औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण कहते हैं। तो पहला और चौथे को साथ में देख के रखते हैं ना, तब उत्तर ठीक निकलता है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहा इसका। हाँ, ये बड़ा सरल प्रश्न है कि कौन सा यूरोपीय यात्री, ठीक है, ध्यान रखना है, भारत की यात्रा की थी। अब यूरोप की यात्री देखो, मार्को पोलो यूरोप का था, इटली से निकला था, बारबोसा, पीटर मुंडी, एंटोनियो मॉन्सेरेट। अब ये तीनों की तीनों आपको पता है कि विजयनगर बहमनी में आए थे। मार्को पोलो 1288 के आसपास आया था, इब्न बतूता तुगलक काल में आया था। लेकिन इनमें से यूरोपीय कौन सा नहीं था, इब्न बतूता यूरोपीय नहीं था, ये अफ्रीकन था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूरोपियन श्रेणी से बाहर करते हैं। तो बी को आप बाहर कर दो, फिर आपके ए, सी, डी और ई, ये चारों इसके उत्तर हो जाते हैं। ये सरल प्रश्न है, इसको अपन कठिन नहीं कह सकते। लेकिन बच्चों ने गलती कहाँ करी होगी, ये यूरोपियंस पढ़ा नहीं होगा जल्दबाजी में, तो उनको 500 ही सही लगे होंगे। लेकिन यूरोपियंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इब्न बतूता अफ्रीकन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सन मिश्रित कर दिए गए हैं। जैसे यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन है ना, ये सर सैयद अहमद खान रोनो ने स्थापित किया था।
गणपति उत्सव 1893 में शुरू किया गया था तिलक के द्वारा। चटर्जी की मृत्यु 1894 में होती है। शिवाजी पर्व 1895 का है। रैंड और आर्मस्ट की हत्या 1897 की है। ये सारी अलग अलग घटनाएं। देखो हम समाज सुधार पढ़ रहे हैं, उस समय डी और बी पढ़ते हैं। नेता पढ़ रहे होते हैं तब सी पढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म सुधार पढ़ रहे होते हैं तब ए पढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का जब पहला चरण पढ़ रहे होते हैं, चापेकर बंधुओं वाला, तब ई पढ़ते हैं। तो इसको अपन अलग अलग करके उत्तर निकालना पड़ता है। तो कंटिन्यू हो जाएगा इसका, ठीक है, ए बी सी डी और ई। कौन सा महाजनपद नहीं था? चेर महाजनपद नहीं था, ठीक है। तो आप कहोगे सर कुरु और अंग तो था, फिर वंग कहाँ गया था? देखो वंग की अगर बात करें तो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी आपको पता है कि 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। उनमें से इसने गांधार और कंबोज का नाम नहीं लिखा है ना। ये बातें मैंने बहुत अच्छे से लिखवा रखी है। उसकी जगह पे इन्होंने वंग और मलय का उल्लेख किया था। इसका उल्लेख नहीं था, इसका उल्लेख था। तो भगवती सूत्र के अनुसार वंग बंगाल को कहते थे। तो वंग प्रदेश का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? इसमें आपके भगवती सूत्र में है। तो चेर का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब हमेशा अपन अंगुत्तर निकाय का पढ़ते हैं, इसने भगवती सूत्र का दे दिया, ठीक है। लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करते ना, तो दक्षिण में आपके अस्मक के अलावा कोई नाम नहीं मिलता। तो वैसे ही आप चेर को आराम से बाहर करके उत्तर निकाल सकते थे इसका। इसलिए मैं उसको कठिन की श्रेणी में नहीं डाल रहा। निरुक्त किसके द्वारा संकलित है? ये यास्क के द्वारा संकलित है। इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है। 6 के 6 वेदांग हैं। आपको पता है कि सबके आपको याद रखने होते हैं। तो 6 वेदांगों में से एक यास्क आ जाता है। अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे, पहले 8 स्थान थे, बाद में सन्नति और 2 स्थान और खोज लिए गए। अब 10 स्थानों से, जिनमें से एक कौन सा है? सोपारा। बाकी सारे लघु शिलालेख मिले हैं। मेजर एडिक्ट सोपारा से मिला है। ये स्थान बहुत पॉपुलर है और महाराष्ट्र के अंदर है, और इनके ऊपर प्रश्न कंटिन्यू आते रहते हैं। तो आपको अशोक के 8 और प्लस 2 10 स्थानों को याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले 8 स्थानों से मेजर जो एडिक्ट थे वो मिले थे। अब वो 8 की जगह 10 हो चुके हैं। आप उपेंद्र सिंह में पढ़ना, आपको थोड़ा और डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो ये प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ये बड़ा सरल प्रश्न है और लगभग हर किताब से आया है। कौन सी आत्मकथाएं थी? ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो अकबरनामा अबुल फजल की है, आत्मकथा है नहीं। आलमगीरनामा 3 लोगों ने लिखी थी, हमीदन, बादशाहीन वगैरह, कई लाहौरीन, उन सब ने लिखी थी। और आपके जहांगीरनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो आत्मकथा वो होती जो खुद लिखता है, ए और डी। बाबर ने बाबरनामा लिखी, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी। तो ये 2 आत्मकथाएं हैं, बाकी सारी की सारी आत्मकथाएं नहीं है, बायोग्राफी कह सकते हो। ये ऑटोबायोग्राफी है दोनों। ये प्रश्न बहुत ही सामान्य समझ का प्रश्न था। यात्रियों को उनके क्रम अनुसार सेट कीजिए। ये आराम से किया जा सकता था। देखो आपको पता है कि ये 11वीं शताब्दी में आया। सबसे पहले ई हो गया, उसके बाद में ये आया 1288 के आसपास, ठीक है। फिर ये बी हो जाएगा। तो सबसे पहले ई हो गया, फिर बी आ गया। उसके बाद में इब्न बतूता 1333-36 के आसपास आया। तो उसके बाद में हो जाएगा आपके ए, ई बी ए। उत्तर तो निकल गया। फिर आपको पता है कि ये सी और डी। बर्नियर सबसे लास्ट में है, औरंगजेब के काल के आसपास। मॉन्सरेट, थोड़ा फादर मॉन्सरेट पहले आया था। ये अकबर का काल था, जब आपको पता है कि अकबर ने वो किया था ना, आपके दिन धार्मिक वाद विवादों से मॉन्सरेट गया था। बर्नियर ने औरंगजेब के बारे में लिखा है। तो आपको पता है कि डी सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी आराम से उत्तर निकाल सकते थे। इनके सन नहीं भी पता तो भी निकाले जा सकते थे उत्तर। अवध के अधिग्रहण के खिलाफ हुए विरोध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारी बातें बाद में। पहला ऑप्शन निकल रहा सीधा। इसको निर्वासित ही कलकत्ता ही किया था, इसने लिखा नहीं किया था। उत्तर तो निकल गया। और बाकी बातें वैसे नॉर्मल है कि बड़े पैमाने पर तालुकोदारों का निशस्त्रीकरण किया गया, क्योंकि वो हमले कर रहे थे। उनके किले ढा दिए गए
और दरबार भंग कर दिए गए, सैनिकों को बाहर निकाल दिया गया और दस्तकारों को दिए जाने वाले संरक्षण की भी समाप्ति हो गई थी। हम पढ़ते भी हैं हस्तकला उद्योग के पतन के बारे में, तो मैंने बताया भी था आपको और किताबों में भी लिखा हुआ है कि दस्तकारों के पतन का एक कारण ये भी था कि राजाओं के राजत्व खत्म हो गए थे और वे लोग ही इन लोगों को संरक्षण देते थे। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? ए उत्तर बैठ जाएगा। सिंपल प्रश्न है, इसमें हार्ड कुछ इतना है नहीं। ये प्रश्न बेहद सरल प्रश्न है। कजाकिस्तान एक जनजाति है। निशान आपको पता है कि महाराजा जारी करते थे, सुल्तान जारी करते थे, राजाओं के द्वारा इस निशानों को जारी किया जाता था। ऋषि संप्रदाय था जो आपको पता होगा कि कश्मीर में सूफी सिलसिला था और नूरुद्दीन ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये सूफी सिलसिला हो जाएगा। और कश्फ उल महजूब, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो। उसमें लिखा भी था कि पहली सूफी पुस्तक है ना, और अल हुज़विरी ने लिखी थी। तो ये चारों ABCD आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये सरल प्रश्न में से एक है। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के अंदर रजत और टंका इल्तुतमिश ने चलाया था 1:48। मैंने भी लिखवाया था आपको। बहुत सरल प्रश्न है ये और बहुत रिपीटेड प्रश्न है। जो जीतल जो था वो, तो टंके का मान 1:48 का था, टंका और जीतल का। जीतल तांबे का था, रजत टंके का, रजत जो है वो टंका था। ठीक है, उसके बाद है कि नेताजी, ये प्रश्न अपनी सारी अप्रोच से बाहर है। देखो 11वां सवाल है जो मुझे टफ लगा, और क्या है, नेताजी सुभाष फिल्म का निर्देशन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने प्रोड्यूस किया था और सुभाष चंद्र के जीवन पे आधारित है। छोटू भाई देसाई की है। 2 प्रश्न फिल्मों के आते हैं, मुझे लगता है छोड़ ही देने चाहिए क्योंकि फिल्मों का फिर कितना ही पढ़ोगे आखिर आप। ठीक है, तो इसका ए उत्तर है। तो ये टफेस्ट प्रश्न है जो जनरली बच्चे पहुंच नहीं पाते। ठीक है, ये प्रश्न आपको NCERT के पहले अध्याय के अंदर, जो पहली है आपकी 12वीं कक्षा की जो किताब है, उस किताब के अंदर पहला अध्याय के अंदर पीछे पहली आपकी टिप्पणियों की पूरी लिस्ट डाली हुई है और उस लिस्ट में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, ऊपर और नीचे वाली दोनों लिस्टें मिला के और इसका उत्तर जारी किया है। ठीक है, अब प्रश्न दे दिया। अब देखो कब हुआ? पोल की नियुक्ति हुई 1880 में। एपिग्राफिक इंडिया का प्रकाशन होता है आपके 1887 के आसपास। भारतीय संग्रहालय आया 1814 में। मार्शल ने कंजर्वेटर नामक पत्रिका निकाली 1923 में। कनिंघम ने प्रकाशन किया 1877 के अंदर, या 77 या 74 है, देख लेना। अब आप मिला लो इसको। सी सबसे लास्ट में आएगा, डी। ठीक है, सबसे पहले है सी, उसके बाद में है सी के बाद में सी, डी, ए, सी, फिर ई, ए और बी और डी। ठीक है, ये इसका, और ये एज इट इज सवाल NCERT के पहले चैप्टर में जो मणका मृदभांड वगैरह है उसमें पीछे तालिका दी हुई है। ठीक है, प्रश्न हार्ड है लेकिन NCERT का है। लेकिन अगर NCERT किसी बच्चे ने पढ़ी थी तो उसमें ये प्रश्न बड़े आराम से उसने कर लिया होगा। 3 किताबें ला के देख लो, क्या है, आराम से हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रश्न बड़ा कॉमन सा प्रश्न है। हाँ देखो, संथाल विद्रोह 1855-56, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1800, पिगू का युद्ध लगभग 52 के आसपास है। गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी आता है 1848 के आसपास। ठीक है, और आंग्ल सिख युद्ध जो पहला है वो 45 के आसपास का है, 45-46। और आंग्ल अफगान युद्ध है आपके, एक मिनट, आंग्ल अफगान युद्ध इससे पहले का, ये खैर उत्तर तो निकल ही जाएगा इसमें से, देख लो ना, 52, 56, 48, 45, BCDE।
लेकिन है कब का आंग्लफ का, 30 का है या 35 का है। सन थोड़े से इस बार ज़्यादा थे, लेकिन खास बात ये थी ना कि मिल रहे थे, मतलब ऐसा नहीं उत्तर निकल रहा था, है ना। ये 39 से 42 के आसपास है, ठीक है। ये मैं मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूँ। तो ABCDE कंटिन्यूस का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आसान नहीं है क्योंकि सारा कुछ याद रख के करना बड़ा मुश्किल होता है। ये प्रश्न तो मेरे दृष्टिकोण में बहुत टफ प्रश्न है, और ये 13वां प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा टफ है। ये फिल्मों के नाम है, निर्देशन है, और मेरे लिए भी याद करने में आसानी हो गई कि ये आमने सामने मिले हुए हैं सारे। मालाबारी की पुस्तक कौन सी नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत टफ प्रश्न है क्योंकि वेब ऑफ इंडियन लाइफ सिस्टर निवेदिता की है, ठीक है, सिस्टर निवेदिता की किताब है। तो ये प्रश्न भी किसी भी दृष्टिकोण से आपके आसान प्रश्न नहीं कहा जा सकता, होगा भी नहीं। ये 14 प्रश्न। उसके बाद में है कि हाँ, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत क्लोज है, एक दूसरे के इतने क्लोज है ना कि इसका उत्तर इतना आसानी से नहीं निकलता। लेकिन अगर आपने सुभाष चंद्र बोस का अगर पूरा उसको आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने जर्मनी गए, किस तरह से रूस से सहायता मांगी, वहाँ से किस तरह से जापान पहुँचे, जापान से कैसे सिंगापुर आए, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व दिया, वहाँ से आपके सिंगापुर में भारत की पहली गवर्नमेंट बनाई, फिर आपके शहीद स्वराज द्वीप अर्थात निकोबार अंडमान होते हुए किस तरह से म्यांमार, नागालैंड इस भूमि में पहुँचे, पूरी यात्रा पता है तो आप इसका उत्तर आराम से ABCD लगा लोगे, दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले वो सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने सौंपा, फिर वहाँ से ये अनुमति मिलती है, फिर ये बांटो और छोड़ो बीच में आता है, ब्रिगेड रंगून से प्रस्थान करती है और भारतीय भूमि पर जाके राष्ट्रीय ध्वज फहरा देती है। इनकी तिथियाँ थोड़ी सी है ज़रूर, क्योंकि ये इसमें डेट टू डेट याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे 3 घटना स्टार्टिंग की तो 43 की है, 1 फरवरी की है, 1 अगस्त की है, इस टाइप से है। ठीक है, तो 3 घटना इतनी क्लोज है कि इसको अगर आपने बहुत अच्छे से याद है नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उत्तर आराम से ऐसे ही निकल जाता है, तो ज़्यादा उसमें हमें फंसना भी नहीं चाहिए। खैर छोड़ो उसको, तो ये हो जाता है इसमें। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, अब ये बड़े महत्वपूर्ण सन है। 73, ये हो जाएगी 84, ये हो जाएगा 93, लॉर्ड मेलेजली की मिंट थी 1803 में, और बम्बई को नया प्रांत बनाया 1818 में। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा ABCD, ठीक है। ये मोटा मोटा है, आप अगर कोई सन इधर उधर हो तो आप ये मत करना सर आपने गलत बता दिया, ये बड़ा बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न बेहद टफ है कि कौन सा शब्द जो है ऑफिशियल्स को बताता है। लेकिन अगर आपने चोल प्रशासन पढ़ा हो तो कदमई एक भूमि का रूप था, वरीयम एक समिति थी। A और E इसमें हो नहीं सकता, A और E इसमें हो नहीं सकता। उत्तर क्या बच गया? B, C और D। तो मंडल, मुडली, नाडू, वगई और मध्यस्थ तीनों आपके अधिकारी हैं, कदमई और वरीयम नहीं है। कदमई भूमि का रूप था, वरीयम एक समिति थी। मैं यहाँ इस शहर का आकार नहीं लिख रहा हूँ, ये सरल प्रश्न है, विजयनगर में डोमिगो पायस ने लिखा था। डोमिगो पायस ने, मैंने भी आपको डोमिगो पायस में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखवाया था कि उसने पहाड़ी पे जाके किस तरह से एक रोम जितना प्रतीत होता है पूरी बात लिखी थी। तो ये प्रश्न है वो विजयनगर का है। लेकिन ये प्रश्न इतना सरल नहीं था, है ना। तो एक प्रश्न इस कठिनता की लिस्ट में और आ जाता है। 15, गुप्तचरों के कार्य संबंधित नहीं है। मंत्रियों पर भी निगाह रखता था, अधिकारियों पर भी रखता था, विदेशों के राज भी जानता था, जानकारी संकलित नहीं करता था। विदेशी भावनाओं, नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई जानकारी संकलित नहीं करना, नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई भी जानकारी संकलित नहीं करना, ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो D ऑप्शन बैठेगा इसका प्रश्न। ये भी आसान तो नहीं है। लास्ट में अपन देखेंगे कि कितने कठिन प्रश्न थे। ये काल क्रम से सेट करने हैं, ठीक है। इसमें ये सेट आराम से हो जाएगा। देखो पाणिनि की किताब सबसे पुरानी है इसमें। आपको पता है कि पाणिनि 5वीं शताब्दी के आसपास के थे।
उसके बाद में आपको पता है कनिष्क का शासन या चरक उनके थे, तो ये दूसरी शताब्दी के आसपास के होंगे। फिर ये शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के हैं, उसके बाद ये सबसे लास्ट में कालिदास आए। तो ये ABCD सेट है इसका। 5वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी ईसा के बाद तीसरी, और ये 5वीं शताब्दी, ये गुप्त काल में सबसे लास्ट। ठीक है, अब ये प्रश्न तभी आपसे सही बैठता है जब आपने यूं समझ लीजिए कि सारे साहित्य को, प्राचीन भारत के साहित्य को ठीक तरीके से पढ़ रखा हो, और आपको ये पता हो कि कौन सा अधिकारी किस लेखक किस वो काल में था। अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो कहीं दिक्कत आती नहीं है, नहीं तो फिर इसका उत्तर आपके किसी भी सूरत में निकलता नहीं है। इस बात का हमारे को ध्यान रखना था। ये ठीक है, सही था। ठीक है, आगे देखो। लाहौरी द्वारा बादशाह के पहले 2 दफ्तरों की बादशाहनामा की बात कर रहा है ये, और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न सीधा NCERT के 12वीं कक्षा के पार्ट 2 के अंदर ये प्रश्न टेबल के रूप में एक आया हुआ है। ठीक है, तो 1639 के आसपास बादशाहनामा लिखा, और अबुल फजल ने 1589 से 1602 के बीच में था, और तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि पारिवारिक संकलन का हिस्सा 1530 में बनती है, और बाबा गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना का कार्य 1587 में शुरू किया। ऐसा NCERT की किताब के पीछे टेबल में लिखा हुआ है, और बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद के संस्मरण 1589। ठीक है, अब आप इसको सेट कर लो। C सबसे पहले आएगा और B सबसे बाद में, सबसे बाद में तो A होगा। ठीक है, ये प्रश्न इसका मतलब डिलीटेबल है NCERT के बेस पे। ये सीधा प्रश्न NCERT में लिया हुआ है, और यही सन लिखे हुए जो मैंने आपको इसके पीछे लिखे हैं। ठीक है, मेगस्थनीज ने समाज के 7 भाग बताए थे। दार्शनिक था, सैनिक था, कृषक था, सभासद था, और निरीक्षक था, और कौन सा रह गया, शिल्पकार आ गए, सैनिक आ गए, दार्शनिक आ गए, कृषक आ गए, और एक और रह गया, नाई नहीं था। ठीक है, तो A, B, C और D, इसका उत्तर होगा ये। ठीक है, हाँ, ये इतिहास के सापेक्षतावाद में मैंने भी पढ़ा रखा है। इसका उत्तर क्या जाता है, कोलिंगवुड। ठीक है, ये प्रश्न आसान नहीं था, कठिन प्रश्न था, कोलिंगवुड वाला प्रश्न। देखो, यरा प्रागड़ नाम से पता चलता है तेलुगु साहित्य का है, तो D का 4, एक ही उत्तर बैठता है इसका सीधा। ठीक है, वैसे मुकुंद राज भी मराठी साहित्य के हैं, C का 2 बैठता है, तो अपने आप उत्तर इसका निकल गया। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत में जो क्षेत्रीय साहित्य है उसका ये प्रश्न है। भक्ति साहित्य में भी उसको रखा जाता है। इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सृजनात्मक दृष्टि नहीं रखते, तब तक या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएंगे अथवा दोषदर्शिता की ओर जाएंगे। ये प्रश्न कथन बहुत टफ कथन है, सामान्य किताबों में ये कथन नहीं मिलेगा आपको। विंध्य शक्ति, ये सरल प्रश्न है। विंध्य शक्ति है वो वाकाटक वंश का था, इसके पास में कोई उपाधि नहीं थी, है ना, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, डी। ये प्रश्न विवादित होगा क्योंकि गुजरात और मालवा की सल्तनत अलग अलग है। एक 1407 है, एक आपके 1392 के आसपास की है, ये 1435 के आसपास का है। बहमनी साम्राज्य 1300 लगभग 47 के आसपास का है, ये 1510 के आसपास का है। फिर ये कहीं बैठ नहीं रहा है, इसके सन है ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, और इस हिसाब से मुझे लगता है ये प्रश्न क्या होना चाहिए था, डिलीट होना चाहिए था। हालांकि अब तो खैर काम ही हो गया पक्का ही इसका, तो 1435 है, ठीक है, 1407 1392 ठीक है, और बहमनी साम्राज्य 1347 ठीक है, 1510 ठीक है, ये 1228 का है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो, ये ई उसके बाद में बी किया है, इसलिए ये भी मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कोई सन में इधर उधर हो, तो आप सन मिला लेना सारे इसके। द्वितीय संगम से संबंधित कौन सी रचना है? एक ही रचना है, बहुत सरल सा प्रश्न है, ये कई परीक्षा में पूछा गया, लेकिन इससे पहले का जो प्रश्न था वो सरल नहीं था।
तो 19 प्रश्न हो जाते हैं टफ इसके। ये किताबें बहुत सरल प्रश्न पुस्तकें आई थी, है ना। ये अरे इन्होंने ऑप्शन गलत कर दिए, है ना। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, ऐसे ABCD चारों मैथ्स थे। या आप पेपर देख के लिखा लेना, है ना। मैं देखता हूँ। देखो ये किताब है रणजीत देसाई की, रणजीत देसाई की। ये है चमनलाल की, और ये है डॉक्टर अम्बेडकर की, है ना। ऐसे है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, DC आहिर सही है। चारों आपस में मिल जाएगी। ये प्रश्न किताब ये आपके काफ़ी टफ प्रश्न है, और ये भी सरल प्रश्न है, ये टफ प्रश्न है ना। और रोशनी संप्रदाय, आपको पता है कि हमने औरंगजेब के अंदर जब उत्तर पश्चिम के अभियान पढ़े थे, उस समय रोशनी संप्रदाय कई बार आया था बीच में, तो वहाँ से इसको उत्तर आराम से हम निकाल सकते थे। और मैसिडोनियाई सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण 323-26 ईसा पूर्व का माना जाता है। अरबों पर सिंध विजय 712 ईस्वी की मानी जाती है। कनिष्क का राज्यकाल 78 ईस्वी का माना जाता है। अशोक का जो शासनकाल है ये आपके 269 और 73 का BC का माना जाता है। समुद्रगुप्त का 335 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, अब इसको अपन मैच कर लेते हैं। सबसे पहले घटना होगी A की, उसके बाद होगी D की, और सबसे लास्ट में होगी B की। तो देखो ये सारे आ गए, A फिर B, नहीं A फिर D फिर C फिर E फिर B। इसका उत्तर ये बैठेगा। ठीक है, तो सरल प्रश्न है इसमें। ये आप चंद्रगुप्त देखो, मौर्य काल, मुस्लिम काल, कनिष्क काल, मौर्य काल, गुप्त काल, और ये बहुत फेमस राजाओं के और नाम घटनाएं, फेमस घटनाएं, तो ये अपन कठिन श्रेणी में नहीं रख सकते। अभी तक हमने 70 प्रश्न कर लिए। इन 70 में से 20 प्रश्न जो है ये एक्सट्रीम टफ प्रश्न है, जो करने की गुंजाइश नहीं होती, न हमें किसी पुस्तक में वो 20 मिलेंगे, मिल भी गए तो याद नहीं होंगे। ये प्रश्न सरल था। कैसे था देखिए, सर्राफ कौन होते हैं? सोने चांदी के भाव बताने वाले, मतलब व्यापारिक समूह। मिहित्राय दल्लान मतलब दलाल। ठीक है, और बाजारहा टैक्स होता था, और सुफ्तजा विनिमय पत्र। तो आप मिला लो अभी 2 4, A का है आपके 2 और B का 4। देखो यहाँ से 1 है, 2 से उत्तर निकल रहा था आपका। ठीक है, तो अपने उत्तर निकल ही रहा था, तो फिर ये प्रश्न अपन टफ नहीं कह सकते। ये प्रश्न थोड़ा ठीक है। काकोरी में रेल डकैती, थोड़ा क्लोज ऑप्शन है। 9 अगस्त 1925। प्रथम सभापति के रूप में विजय पटेल ये हुए थे लगभग 26 अगस्त 1925 के आसपास। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में, और ये आया था 1929 में, शारदा अधिनियम बाल विवाह वाला। बर्टन रसेल द्वारा भारत में ब्रिटिश कृत्यों की आलोचना। बर्टन रसेल 1931 से लेकर आगे इंडियन लीग के अध्यक्ष थे, इंडियन लीग के अध्यक्ष थे, और ये हमेशा भारत की स्वतंत्रता की बात करते थे। तो ये घटना उसके बाद की होगी। तो आप देख लो A B C D और E कंटिन्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है सारा। कृषि कांग्रेस कृषि सुधार समिति वर्ष, ये प्रश्न सरल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रटना पड़ता है, और 1949 उसको रटे हुए का उत्तर इसका सही हो जाता है। तो 1949 को ऐसे सीधा करना आसान नहीं था, तो इसको अपन कठिनता की श्रेणी में रख सकते हैं। 21। ठीक है, आगे देखिए। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां बनाई थी? अबुल फजल के अनुसार कितनी थी? 66 थी। मैंने आपको बताया था कि 66 शब्दों को खोल के योग करते हैं तो अल्लाह बनता है, तो वो 66 श्रेणियां बताई थी। ये सरल प्रश्न है, ये कठिन नहीं है, ये बहुत सामान्य किताबों में भी आपको मिल जाता है। ये प्रश्न भी बेहद सरल प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके वेदांग साहित्य है, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि वेदों की जटिल भाषा को समझने का प्रयास करना, और इस हेतु वेदांग लिखे गए थे, जो आपके वैदिकेतर साहित्य में शामिल होते हैं। शिक्षा क्या करता है? व्यक्ति को बोलना सिखाता है, स्वर विज्ञान देता है।
निरुक्त क्या करता है, शब्दों के रूट लेवल को निकालता है, हर शब्द के अर्थ को बताता है। छंद छंद का ही काम करता है और कल्प धर्म विधि और कर्म कांड पर काम करता है। ठीक है, तो आप देख लो 2, 3, 4 और 1। ठीक है, ये उसका उत्तर बैठ जाएगा। सी का है 4। ठीक है, टिन लेपन, कलाईगिरी जिसे हम कहते हैं, ये हमने उसमें पढ़ी है सल्तनत काल के अंदर, और तुर्कों से आई थी, है ना। तो सीधा सा है, सल्तनत में पढ़ी है तो तुर्की थे सल्तनत कालीन शासक तो मोस्टली सारे। ठीक है, तो सी उत्तर बैठ जाएगा। गजपति शासक कौन सा नहीं था, राव सांध्या नहीं था, बाकी ये तो संस्थापक था, ये भी शासक थे। ठीक है, उड़ीसा के गजपति, इनको क्षेत्रीय राजवंश हमारे कोर्स में है। हाँ, ये प्रश्न कठिन प्रश्नों में से एक है क्योंकि इनकी किताबों को जनरली कोई याद नहीं करता। ठीक है, तो ये लगभग आपके, ठीक है, ये चारों आपस में मिली हुई है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये टफ प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, देखो कुमार अमात्य सिविल सेवक होता था, पुष्टपाल दस्तावेज का प्रभारी होता था, और सचवा घाट गुप्त और भोगपति तहसील। बाकी आप मिला लेना। ठीक है, 1 और 2 लास्ट में, और 4 और 3 ये इसका ठीक बैठेगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत टफ था और अभी तक मुझे इसका पूरा उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन मैं ए और बी मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ई गलत है। ई गलत इसलिए है कि ये कॉलिंगवुड का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्न और जो इतिहास में संयोग और उनकी जो बातें करते हैं, जिन्होंने इतिहास में एक प्रकार से इतिहास को खारिज किया है, ये उनके पॉइंट से कॉलिंगवुड के नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे ए और बी जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो काफ़ी टफ श्रेणी में है। हाँ, ये प्रश्न अभी कॉलेज लेक्चर में पूछा था कि कौन से मंत्री थे। स्वामीनाथन महिला विकास मंत्री, चटर्जी प्रसारण मंत्री था, नहीं वित्त मंत्री, और ये प्रसारण मंत्री। तो कुल मिला के ए, बी और सी इसके उत्तर है। ठीक है, ये अभी इन्हीं दिनों में जब कॉलेज लेक्चर की परीक्षा हुई थी तो इसमें प्रश्न पूछा गया था। तो ये सरल प्रश्न है, अभी हार्ड नहीं रहा ये इतना। इसमें देखो आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की है, बाकी आप देख लो। डी गलत है तो ए, बी, सी सही है फिर। ठीक है, ये प्रश्न भी हार्ड कैटेगरी का है, आसान नहीं है। पीछे का प्रश्न भी अपन हार्ड मान लेते हैं। 25 हो गए। दस्तावेज झूठे हैं, ये टी लॉरेंस का कथन है, जैसे बाद में हेनरी ग्रॉफ ने लिखा था। ठीक है, ये प्रश्न भी टफ है, आसान प्रश्न नहीं है। ये कथन कहकर प्रत्येक सत्य को छुपाना व्यर्थ है कि परिस्थितियों ने कांग्रेस का विभाजन, ये सिमनलाल सीतड़वाल का कथन है, और ये प्रश्न बेहद टफ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न भी आसान नहीं है। राज करिकाल, ये सरल प्रश्न है, चोल वंश का शासक था करिकाल। ठीक है, और ये सन फिर व्यवस्थित करने के लिए आ गए हैं। मार्को पोलो, ये 1288-90 के आसपास आया। मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं थी वो आपके टोकन मनी वाली लगभग 30 के आसपास थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 के आसपास का। खिजर खान ने सैयद वंश 1414, और माँ हुआन आया था बंगाल के अंदर 1431 में। तो ये उत्तर तो इसका ए, बी, सी, डी सही है। ठीक है, और खैर ये ठीक ही है। बाकी तो अपन ने सांकेतिक मुद्रा का लिखा है वो ऑप्शन एक बार देख लेना, बाकी ये आपके कंटिन्यू सही है। माँ हुआन 1431 में इन बंगाल के रेशम क्षेत्रों की यात्रा करता है और सैन चान करके किताब भी लिखता है। ठीक है, ये गांधी जी द्वारा कौन से संघ बनाए गए थे, आपको बता देता हूँ कि तालीमी संघ बनाया था, आपको पता होगा, जिसमें बेसिक्स एजुकेशन सोसाइटीज़ की बात की गई थी। गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ भी बनाया था। आर्य महिला, मुक्ति सदन और शारदा सदन, इन तीनों का गठन किसने किया था? रमाबाई ने।
ठीक है। तालीमी और ग्राम उद्योग संघ किसके थे? गांधी जी के थे। ये प्रश्न अपन ने गांधी जी में पढ़ रखा है इस स्थान पे। बिना किलेबंदी वाली व्यापारिक चौकियां जो पुर्तगाली नौ सैनिक बेड़े के लिए राजनीतिक ठिकाने का भी काम करती थी, रणनीतिक ठिकाने का, ये फोइटोरिया कहलाता था। ठीक है। कोका और जैक को स्थान, कार्टेज तो एक प्रकार से लाइसेंस प्रणाली थी, जो भी जहाज कार्टेज रखता था उसी को अंदर आने दिया जाता था। ये प्रश्न सरल नहीं है। ठीक है। सातवाहन कौन थे? ये बेहद सरल प्रश्न है, ऊपरी दक्कन के शासक थे। ठीक है, तो ये ठीक प्रश्न है। इसके बाद जो है वो है कि रेडियो सक्रियता द्वारा पृथ्वी की सतह सबसे पुरानी चट्टानें किस युग से संबंधित है? ये प्लीस्टोसीन काल की होगी। ये प्रश्न भी आसान हम नहीं कह सकते, है ना। 29 प्रश्न। ये प्रश्न थे टोटल 90। 10 प्रश्न गद्यांश के हैं, वो आप अपने स्तर पे देख लेना, गद्यांश से उत्तर निकालने होते हैं। 90 मूल प्रश्न थे। इस 90 में से आपके 30 प्रश्न बेहद टफ थे, है ना। पीछे बचते हैं 60 प्रश्न। अगर एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से काम करे इस पेपर पे, तो गद्यांश के 4-5 प्रश्न मान लो और 60 इधर से 60 मान लो, है ना। क्योंकि 60 सरल थे तो 2-5-4 इधर गलतियां होती हैं, तो 30 में 4-5 तुक्के से सही भी हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो इस पेपर में अगर कोई व्यक्ति 60 से 65 सवाल करता है तो बड़े आराम से उसकी नेट हो जाती है, अरे आराम से, और 2-4-5 और एक्स्ट्रा होंगे तो जेआरएफ भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पेपर था, ये नेट का सोल्यूशन था। तो कहीं पे भी सन इधर उधर हो जाए एक बार देख लेना, क्योंकि हम अब सारे सन तो कहाँ से याद करें। ठीक है, आपको याद करने हैं क्योंकि परीक्षाएं आपको देनी है। ठीक है, हालांकि कोई गलती मैंने तो नहीं करी, फिर भी कोई एक आधी हो जाती है तो नेट जैसा पेपर है, हो भी सकती है। तो आप इस पेपर को आराम से देखना, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, एक एक बात उसकी मिलाना, एक एक ऑप्शन चेक करना, और आगे के 3-4 दिन तक रद्द भली हुआ ना, आप तो उस पर काम, अपने को तो इस 100 सवालों से मतलब है, और आगे जल्दी वापस पेपर होगा उसमें काम करना। और अगर आप जीआरएफ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की 3 किताबों को भी आप, आगे 1 महीने में पेपर हो तब तक एक बार निकाल लो। 12वीं क्लास की, 11वीं की, 10वीं की, 9वीं की काम की नहीं है, केवल 12वीं की 3 किताबें। ठीक है, ब्रीफ मत पढ़ना, मूल तीनों किताबें ले लेना और वो पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बेस पे आगे का पेपर रेडी होगा, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको आगे के नेट पेपर में मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और आगे फिर पेपर होंगे नेट के तो फिर सोल्यूशन कर लेंगे। अब आप मुझे ये कहोगे कि इसमें से अपने कंटेंट से कितने थे, तो आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा है, आप खुद ही बता देंगे कि कितने थे, है ना। अब मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ये 15-20 हार्ड वाले अगर छोड़ दें, बहुत ज़्यादा टफ वाले, तो आराम से इस 90 और जो 10 गद्यांश वाले हैं उसको मिला के 70-75 सवाल आराम से होंगे, है ना। अधिक ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट लेके इसमें डालने जितना टाइम नहीं मिलता इतना। अब सही बात तो ये है, क्योंकि फिर बहुत सारे काम होते हैं। अब जैसे कोई भी हो पोर्शन, ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे 3-4 स्क्रीनशॉट चाहिए, इसमें मुझे पूरे 5 स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, फिर उसको पीडीएफ खोलो, स्क्रीनशॉट करो, काफ़ी टाइम लगता है। और ये तो क्या साल में 2 बार होती है, स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर हो तो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो तो 5 साल में 4 साल में 1 बार होता है तो कर लेते हैं। ये तो साल में 2 बार होता है, फिर इतनी हिम्मत नहीं होती आगे। ठीक है, तो आप देख लेना आराम से और बढ़िया पढ़ना, एनसीईआरटी के बारे जरूर देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप जीआरएफ के इच्छुक हैं तो, क्योंकि राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड और जो हमारा स्कूल प्रोफेसर है, कॉलेज प्रोफेसर, उसमें एनसीईआरटी का बहुत अधिक रोल नहीं रहता, इसमें ज़रूर रहता है नेट के अंदर। ठीक है, पुनः धन्यवाद, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पेपर का एनालिसिस कीजिए।